ये कहानी सोवावे के गिर्द घूमती है जो कि एक खतरनाक बीमारी के साथ पैदा होता है। उसके मसल्स काफी ज्यादा वीक थे। डॉक्टर के कहने के बावजूद कि वो एक चॉपस्टिक पकड़ने के काबिल नहीं होगा, वे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर स्प्रिंटर बन जाता है। ये मूवी 2008 में शुरू होती है। बीजिंग नेशनल स्टेडियम में 90,000 तमाशाई मौजूद हैं, जो कि मर्दों की 100 मीटर पैरालंपिक रेस देखने आए हैं, क्योंकि यहाँ हांगकांग का गोल्डन बॉय सोवावे भी भागने वाला है। कमेंटेटर्स बताते हैं कि ये आखिरी बार होगा कि 27 साला सोवावे खेलों के किसी बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा। सोवावे स्टार्टिंग लाइन पे आया और उसने अपनी लिसनिंग डिवाइस उतार दी। जैसे ही रेस शुरू होती है तो सीन 1981 में शिफ्ट हो जाता है। गुआंगसू शहर में सेंड्रा नाम की औरत अपने शीरख्वार बच्चे को उठाए भाग रही थी। बच्चा काफी ज्यादा रो रहा था। वाजे तौर पे वो किसी तरह की पेन में था। कुछ ही देर में सेंड्रा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर्स पूरी तरह से उसका मुआयना करते हैं। सेंड्रा को पता चला कि उसके बच्चे को हिमोलिटिक जॉन्डिस है, एक ऐसी खतरनाक बीमारी जो कि पहले से ही उसके ब्रेन के कुछ हिस्सों को इफेक्ट कर चुकी है, जो कि मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक कि अगर बच्चा बच भी जाए तो फिर भी वो एक चॉपस्टिक को पकड़ने में भी स्ट्रगल करेगा। डॉक्टर ने सेंड्रा को एक रिस्की ऑप्शन दिया कि या तो वो बच्चे को मरने दे और या फिर वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज्यादा खतरे वाले प्रोसीजर के लिए मान जाए। बगैर किसी हिचकिचाहट के सेंड्रा दूसरे ऑप्शन के लिए मान जाती है। 4 साल गुजर जाते हैं। सेंड्रा और वावे बेहतर ट्रीटमेंट की तलाश में हांगकांग शिफ्ट हो चुके हैं। वो एक कम्युनिटी बिल्डिंग में रहते हैं। सेंड्रा मेडिकल बिल्स पे करने के लिए अपनी रोलेक्स घड़ी बेच देती है, लेकिन फिर भी वावे की हालत बेहतर नहीं होती। डॉक्टर्स बताते हैं कि उसके पैर वाज़े तौर पे कमजोर हैं और उसका चलना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। इसी के साथ ही उसके सुनने की एबिलिटी भी 20% थी। डॉक्टर्स सेंड्रा पे जोर देते हैं कि वो बचपन से ही उसे हियरिंग डिवाइस का आदी बनाए, लेकिन इस सब के बावजूद एक पुरज़म माँ अपने बेटे को कमजोर समझने से इनकार कर देती है। वो उन लोगों पर पलटवार करती है जो कि उस पर तरस खाते थे। लॉन्ड्री देते हुए सेंड्रा से एक दिन गलती से हियरिंग डिवाइस खो जाती है। उस मशीन की कीमत हजारों डॉलर थी। इतने पैसे वो दूसरी बार खर्च नहीं कर सकती थी, इसलिए वो वावे को लेकर लॉन्ड्री शॉप पहुंच जाती है। उसने हर तरफ उस डिवाइस को ढूंढा, लेकिन कई घंटों की सर्च के बाद भी वो उसे नहीं ढूंढ पाई। इसलिए ऑनर कपड़े धोने का काम शुरू कर देता है। तभी सेंड्रा ने देखा कि वावे कार्ट में नहीं है। वो परेशान होकर उसे ढूंढने लगती है, जो कि उसे खुशी से कपड़ों के ढेर के नीचे बैठा मिल जाता है। सेंड्रा उस पे गुस्सा करती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया है। इसी दौरान सेंड्रा ने उसे कन्वेयर बेल्ट पे बिठा दिया था। उसका इरादा दोनों की जिंदगी खत्म करने का था, क्योंकि वो अपने फ्यूचर को तारीख महसूस करने लगी थी। वो अपने बेटे पे चिल्लाई, या तो पैदल चलो और या फिर उनके जीने का कोई मकसद नहीं रहेगा। लेकिन कन्वेयर बेल्ट के आखिर तक पहुंचने के बावजूद भी वो नहीं चलता। सेंड्रा फौरन से मशीन रोकती है और फूट फूट के रोने लगती है। लेकिन फिर एक चमत्कार होता है। वावे कन्वेयर के बैरियर को पकड़ता है और खड़ा हो जाता है। सेंड्रा ये देख के हैरान हो जाती है कि उसका बेटा अपने पैरों को यूज कर सकता है, जिससे वो मायूसी से बाहर निकलती है और आशा करती है कि उसका बेटा एक दिन गैर मामूली इंसान बनेगा। इसी के साथ ही 9 साल गुजर जाते हैं और वावे अब 13 साल का हो चुका था। अपनी मदर की डिटर्मिनेशन के कारण वो बिना किसी सहारे के चल सकता है। उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है किनवे। एक दिन कुछ लड़के वावे को बुली करते हैं और उससे कुछ पैसे बटोर लेते हैं। सेंड्रा को उसका छोटा बेटा इसके बारे में बताता है। वो उन बुलिस को रोकने जाती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वावे अपने पैसे छीनता है और वहाँ से भाग जाता है। सेंड्रा देखती है कि उसकी डिसेबिलिटी के बावजूद वो बाकी बच्चों से ज्यादा तेज भाग रहा है। इसलिए अगले दिन वो वावे को डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए बनी स्पोर्ट्स फैसिलिटी
कमेटी में रजिस्टर करवाने ले आती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट वावे को रजिस्टर करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अभी 13 साल का है और मिनिमम एज से 1 साल छोटा है। मायूस होकर माँ बेटा घर वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो करीबी ग्राउंड में रुक जाते हैं जहाँ सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा था। रेस स्टार्ट होती है तो वावे अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाता। आधी दौड़ पूरी होते ही वो भी ट्रैक पे पहुंच जाता है। 13 साल का होने के बावजूद वावे बहुत से 19 साल वाले लड़कों से लंबा था और वो इस दौड़ में दूसरे नंबर पे आया था। इसके बावजूद कि उसने सभी से 20 मीटर पीछे रेस स्टार्ट की थी और ये सब कुछ हांगकांग के पैरा एथलेटिक्स कोच को इम्प्रेस करने के लिए काफी था। कोच का नाम है फोंग, जो कि वावे को ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। उसे भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और वावे अपनी माँ से मजाक करता है कि अगर उसे सिर्फ दौड़ना पड़ा तो ये तो उसके लिए काफी आसान होगा, लेकिन ट्रेनिंग का पहला दिन ही उसकी बात को गलत साबित कर देता है। कोच फोंग काफी सख्त था। वो वावे का स्टेमिना बढ़ाने के लिए उसे कई चक्कर लगवाता है, यहाँ तक कि वो सेंड्रा को ट्रेनिंग ग्राउंड में आने से भी रोक देता है क्योंकि वो अपने बेटे को पानी देने की कोशिश कर रही थी। कोच फोंग अपनी टीम को 400 मीटर की पैरालंपिक रैली रेस के लिए तैयार कर रहा था और उसे उम्मीद थी कि वावे एक इकलौता वेकेंट स्पॉट ले सकता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि फोंग खुद भी एक स्टार पैरालंपिक स्प्रिंटर हुआ करता था, लेकिन उसकी आखिरी ओलंपिक अपीयरेंस के दौरान उसके टीममेट्स की मिसहैंडलिंग ने मेडल लेने की उनकी उम्मीद खत्म कर दी थी। इसलिए वो वावे के साथ काफी हार्श था क्योंकि उसे उसमें बेपनाह सलाहियत नजर आती थी, लेकिन वो वावे के झुककर दौड़ने की एबिलिटी को लेकर परेशान है क्योंकि उसकी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं थी। अगले कुछ वीक्स में ट्रेनिंग रेजिमेंट और भी ज्यादा सख्त हो जाती है। वावे अनथक मेहनत से अपनी स्पीड और कोऑर्डिनेशन पर लगातार काम कर रहा है। हालांकि उसका बैलेंस काफी हद तक इम्प्रूव हो चुका है, लेकिन रन टाइम बेहतर नहीं हो रहा था। एक रात सेंड्रा ने देखा कि उसका बेटा किचन में रो रहा है क्योंकि वो मायूस हो चुका है। इसी के साथ ही वावे की टीम के सबसे तेज रनर टंग के साथ भी उसका रिश्ता पहले दिन से ही खराब था क्योंकि उसे लगता था कि कोच उसकी बजाय वावे पे ज्यादा मेहनत करते हैं और इसी वजह से वो प्रैक्टिस के लिए आना ही छोड़ देता है। लेकिन फिर सेंड्रा इंटरवीन करती है। वो टंग को बताती है कि वावे तो उसे अपना आइडल मानता है और वो उसकी ही ट्रेनिंग रूटीन की नकल करने की कोशिश करता है। ये सुनकर टीम का स्टार रनर नई मिलने वाली मोटिवेशन के साथ ट्रेनिंग पे लौट आता है और वावे को 100 मीटर की रेस के लिए 15 सेकंड्स का बैरियर तोड़ने में हेल्प करता है, जो कि मौजूदा आलमी रिकॉर्ड था। अमेरिका में होने वाली 1996 की पैरालंपिक आती है। हांगकांग की रैली टीम भी मेजबान देश जाने के लिए तैयार थी। बहरहाल टीम अमेरिका पहुंच जाती है और वावे, जो कि एक बच्चा है, उसे तुरंत अपनी फैमिली की याद आती है। वो फोन पे अपनी मदर से बात करते हुए रोने लगता है। सेंड्रा उसे इमेजिन करने का कहती है कि वो फिनिश लाइन पर उसका वेट कर रही है। रेस वाला दिन आ जाता है और पुराने टीम मेंबर्स नर्वस होने लगते हैं। 4 साल पहले उन्होंने छड़ी एक्सचेंज करते समय गड़बड़ कर दी थी, जिसकी वजह से उन्हें फाइनल पोडियम पर अपनी पोजीशन गंवाना पड़ी थी। लेकिन इस बार चीजें बिल्कुल अलग थीं, क्योंकि टंग और वावे हांगकांग को गोल्ड मेडल दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। टीम जब अपने वतन वापस पहुंचती है तो लोगों और मीडिया की काफी तादाद उन्हें वेलकम करने के लिए वहां मौजूद थी। ये पहली बार था कि हांगकांग ने पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इससे सब लोग वावे को वंडर बॉय कहने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सेंड्रा ओलंपिक और पैरालंपिक की पे में वाज़ेह फर्क को हाईलाइट करती है। इसके बावजूद कि उन्हें एक जितना हार्ड वर्क करना पड़ता था। टाइम गुजरता है और वावे 100 मीटर की T36 कैटेगरी में एक फिनोमेना बन चुका था। उसने 2000 में सिडनी में होने वाली और 2004 में एथेंस में होने वाली पैरालंपिक में भी गोल्ड मेडल जीत लिया था। प्रेस में एक पहचान के साथ साथ ये बहुत सारे
अवार्ड्स और मेडल्स खिलाड़ियों के मैनेजमेंट कंपनीज और एजेंट्स की नजर में भी आते हैं। इसी तरह के ही एक एजेंट का नाम है विक्टर। वो पब्लिक सेरेमनी के दौरान सैंड्रा से मिलता है और उसे अपना कार्ड देता है। वो यहाँ ये सजेस्ट करता है कि अकेले स्पॉन्सर्स एथलेटिक कमीशन से ज्यादा पैसे देते हैं। 2008 में होने वाली बीजिंग ओलंपिक का टाइम करीब आ रहा था, इसलिए कोच फोंग और वावे उसका अपना रिकॉर्ड तोड़ने की प्लानिंग करने लगते हैं। एक्सपेक्टेशंस और अवार्ड्स के बावजूद वो अभी भी फाइनेंशियली तौर पे मजबूत नहीं हुआ था। 2006 में सैंड्रा के हस्बैंड का जब एक्सीडेंट होता है तो उसे हॉस्पिटल बिल्स पे करने में मुश्किल हो रही थी। बुढ़ापे के बावजूद उसे पार्ट टाइम नौकरी मिल जाती है और वो जितना पैसा कमा सकती थी कमाती है। इसी के साथ ही वो उस एजेंट विक्टर को भी कॉल करती है और पूछती है कि क्या वो उन्हें कोई एडवर्टाइजमेंट दिलाने में हेल्प कर सकता है। लेकिन ओलंपिक में अभी 2 साल थे, इसलिए एजेंट कहता है कि इस समय ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होगा। एक दिन वावे का छोटा भाई अपने घर से सारे मेडल्स चुरा लेता है और अपने स्कूल मेट्स को बेच देता है, लेकिन एक टीचर उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और सैंड्रा को कॉल करके उसे इस सब के बारे में इन्फॉर्म करता है। इसलिए फैमिली का नाम खराब करने पर सैंड्रा किन्वे को काफी ज्यादा डांटती है, लेकिन किन्वे इस वजह से नाराज था कि उसे उसकी माँ की तरफ से जीवन भर के लिए लापरवाही का सामना करना पड़ा था, जो कि हर वक्त उसके डिसेबल भाई की देखभाल करने में बिजी रहती थी। अपने भाई के दिल की बात सुनकर वावे चकनाचूर हो जाता है, इसलिए वो अपनी ट्रेनिंग छोड़ने का फैसला करता है। उसकी मदर के प्रोटेस्ट के बावजूद उसका प्लान कोरियर एजेंट के तौर पे फुल टाइम जॉब हासिल करना था। यहाँ तक कि उसका कोच भी उसे कन्विंस नहीं कर पाता कि वो 2008 की बीजिंग ओलंपिक तक अपनी ट्रेनिंग ना छोड़े, क्योंकि उसे कोरियर एजेंट के तौर पे $7,000 मिलना थे, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली $3,000 की सब्सिडी से काफी ज्यादा थे। लेकिन सैंड्रा अपने बेटे के सपने को इतनी जल्दी मरते हुए देखकर चुप नहीं रह सकती थी। जैसे ही ओलंपिक के ड्रॉस करीब आते हैं तो वो विक्टर को फिर से कॉल करती है और आखिरकार वो वावे के लिए बहुत सी मुनाफा बख्श स्पॉन्सर्स डील्स हासिल कर लेते हैं। फाइनेंशियली बेहतर होते ही हांगकांग का वंडर बॉय ट्रेनिंग पे वापस लौट आता है, लेकिन रियलिटी जल्द ही उसके सामने आ जाती है। वो पिछले 1.5 साल से आउट ऑफ प्रैक्टिस था। कोच उसे बताता है कि वो तो उस समय से भी बदतर हो चुका है जब पहली बार वो यूएस ओलंपिक में दौड़ा था। इसलिए कोच फोंग फिर से काम पे लग जाता है और उसे जल्द से जल्द पूरी तरह से ट्रेन करने के लिए नए मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाता है। वावे खुद को बैलेंस रखने में स्ट्रगल कर रहा था, जो कि झुककर दौड़ने के दौरान टाइम को इफेक्ट कर सकता था और 200 मीटर और 400 मीटर रेस में उसे इसकी और ज्यादा जरूरत थी। लेकिन फोंग ने इसका हल निकाल लिया था। वो वावे को सीधे रास्ते पर भागने का कहता है, यहाँ तक कि झुककर दौड़ने के दौरान भी, जिसका मतलब ये था कि कर्व में दौड़ने के दौरान वो ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन इस दौरान उसे गिरने का खतरा नहीं होगा। फोंग उसे बताता है कि उसका वीक स्टार्ट उसकी कमजोर उंगलियों की वजह से है, इसलिए वावे अपनी उंगलियों को मजबूत बनाने के लिए वर्कआउट करना शुरू कर देता है। सैंड्रा वावे की स्पॉन्सरशिप ड्यूटीज पूरी करने रेगुलरली प्रैक्टिस सेशंस में आती है, लेकिन कोच फोंग इससे इरिटेट हो जाता है। वो उसे वहाँ से जाने का कहता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप डील्स होना वावे के प्रैक्टिस टाइम को इफेक्ट कर रहा था। एक दिन एजेंट विक्टर प्रैक्टिस सेशन में आता है और सैंड्रा को 3 नई स्पॉन्सरशिप डील्स के बारे में बताता है। सैंड्रा पहले तो उसकी ऑफर्स रिजेक्ट कर देती है, लेकिन एजेंट जब उन डिटेल्स से मिलने वाले पैसे का बताता है तो वो नर्म पड़ जाती है। हांगकांग के वो नॉर्मल एथलीट्स जो कि डिसेबल नहीं होते थे, उन्हें भी रिटायरमेंट के बाद अच्छी लाइफ गुजारने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ती थी, जबकि पैरालंपिक के हालात तो और भी गंभीर थे। इससे सैंड्रा डील साइन कर देती है ताकि उसके बेटे को उन मुश्किलात का सामना न करना पड़े जो कि उसे फेस
फेस करना पड़ी थी। लेकिन एड डायरेक्टर्स की तरफ से कुछ डिमांड्स इनसेंसिटिव थी। इसी तरह के ही एक शूट में डायरेक्टर उसे ठीक तरह से बोलने की बजाय हकला के बोलने का कहता है ताकि वो मेंटली डिसेबल लगे। गुस्से में वावे वहाँ से जाने लगता है। पैसे ने सैंड्रा को अंधा कर दिया था। वो वावे से कहती है कि अगर वो हकला के बोल देगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी, क्योंकि वो तो वैसे भी ज्यादा फ्लुएंट तरीके से नहीं बोलता था। ये चीज उसे हर्ट करती है, लेकिन फिर भी वो जाके शूट खत्म करता है। चीजें उस टाइम और ज्यादा खराब हो जाती है जब उसकी अपने कोच से गर्मा गर्म बहस होने लगती है, क्योंकि कोच उसका स्टार्टिंग स्टैंस ठीक करने के लिए उसे कुछ मीटर्स दौड़ने के बाद ही वापस बुला लेता था। वावे जो कि पहले ही मेंटली स्ट्रगल कर रहा था, वो वापस झपटता है। बाद में उसका अपनी मदर से भी झगड़ा होता है, क्योंकि वो सिर्फ भागना चाहता था और एक कैश काउ नहीं बनना चाहता था। लेकिन अगले ही दिन एक नई एडवर्टाइजमेंट कंपनी शूट के लिए उसका वेट कर रही थी, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। और ये इस वजह से था क्योंकि वो छुट्टी होने के बावजूद अकेले ही ट्रेनिंग कर रहा था, जबकि इस ट्रेनिंग में कोच फोंग की बहन में उसकी हेल्प कर रही थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वावे उसे तब से पसंद करने लगा था जब कई साल पहले वो मिले थे। तभी सैंड्रा भी गुस्से में वहाँ आती है, क्योंकि वो उसकी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा था। तभी जब वो मे को वहाँ देखती है तो उसे बता देती है कि वावे लंबे समय से उसे पसंद करता है। हर्ट वावे को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो अपनी मदर पे इल्जाम लगाता है कि वो हमेशा से ही उसे यूज करती आई है। सैंड्रा उसे नेचर की असल हकीकतों के बारे में आश्कार करती है और कहती है कि पैरालंपिक के बाद कोई भी उसे याद नहीं रखेगा, क्योंकि वो एक माजूर इंसान है। यहाँ तक कि कोरियर की जॉब भी उसे इसलिए मिली थी क्योंकि वो उस कंपनी के ऑनर को जानती थी। वो परेशान थी कि उसके मरने के बाद कोई भी उसकी देखभाल करने वाला नहीं बचेगा। इमोशनल वावे कहता है कि उसने कभी भी उसे नॉर्मल पर्सन के तौर पे ट्रीट नहीं किया। ये सुनकर वो टूट जाती है और कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि डिसेबल पर्सन होना कितना कठिन होगा, लेकिन ये जीवन उस पर उतना ही हार्श रहा है। जब से वो पैदा हुआ था तब से लोग उस पे इल्जाम लगाते थे कि ये उसकी वजह से है कि वावे डिसेबल है। अपने दिल की बातें कहने के बावजूद भी उनकी सुलह नहीं होती और वावे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सैंड्रा कोच के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसके बेटे का ख्याल रखे, क्योंकि इस बार वो एयरपोर्ट नहीं आएगी। बीजिंग ओलंपिक की भारी कामयाबी के साथ ही पैरालंपिक की धूमधाम भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तमाशाइयों की बड़ी तादाद पैरालंपिक देखने आती है, लेकिन वावे की शुरुआत बहुत खराब होती है। वो 100 मीटर और 400 मीटर रेस में हारता है और दौड़ से बाहर हो जाता है। लेकिन इससे पहले वो 200 मीटर के क्वालिफायर्स में तीसरे नंबर पर आने के कारण वो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर सका था। चीजें उस टाइम और ज्यादा खराब हो जाती हैं जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी मदर उसे सपोर्ट करने स्टेडियम नहीं आई थी। वावे ट्रेनिंग करते हुए काफी ज्यादा निराश था। तभी उसकी मदर वहाँ आती है। उन्होंने सारी तलखी एक तरफ रख दी थी। वो दोनों वॉक पे जाते हैं और वावे उनसे अपने खौफ को शेयर करता है कि इस बार शायद वो कोई भी मेडल नहीं जीत सकेगा। जल्द ही वो 30 साल का हो जाएगा और कोई तरीका नहीं था कि वो अगली ओलंपिक में जगह बना सके। लेकिन सैंड्रा उसे वही बात बताती है। इमेजिन करो कि तुम्हारी माँ फिनिशिंग लाइन की दूसरी ओर खड़ी है। रेस वाला दिन आ जाता है और वावे कोच फोंग के साथ ट्रैक पे आता है। वो अपने स्टूडेंट को आखिरी बार मोटिवेशन लेक्चर देता है और इसी के साथ ही वावे स्टार्टिंग लाइन पे अपनी पोजीशन संभाल लेता है। वो अपनी उंगली को स्टार्टिंग लाइन पे मजबूती से रखता है और अपनी हियरिंग डिवाइस उतार के एक तरफ रख देता है। वो इकलौता
प्रिंटर था जिसे हियरिंग डिवाइस लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो रेस को स्टार्ट करने वाली पिस्टल की आवाज नहीं सुनता। रेस शुरू होने से पहले उसका जीवन उसकी आंखों के सामने घूमता है। उसे वो दिन याद आता है जब उसकी मदर ने उसे कन्वेयर बेल्ट पे बिठाया था, और वो दिन भी जब वो किचन में रो रहा था क्योंकि वो ज्यादा तेज नहीं भाग सका था। इतने दिनों की स्ट्रगल उसे मोटिवेशन प्रोवाइड करती है और उसके करियर में शायद पहली बार उसे एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिलता है। वो सभी ओपोनेंट्स को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है और सबसे पहले दौड़ को खत्म करता है। उसने अपनी आखिरी दौड़ में सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं जीता था बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ डाला था। और मूवी के फाइनल सीन में हमें पता चलता है कि उसका रिकॉर्ड आज के दिन तक कोई नहीं तोड़ सका था। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।